अस्सलाम वालेकुम। तेरी जुल्फ के सर होने तक की कामयाबी के बाद अब पेश खिदमत है इश्क जाने तूरे आमद। गाइस प्लीज, तेरी जुल्फ के सर होने तक को आपने इतना व्यू किया है बट चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे यार आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा बट मुझे बहुत फायदा हो जाएगा। तो प्लीज 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 मुझे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, कंटेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और मैं हर दूसरे दिन अच्छी से अच्छे नॉवेल्स की वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं। तो प्लीज मुझे मोटिवेट कीजिए, आपकी मोटिवेशन से मुझे बहुत फायदा होगा। प्लीज गाइस, शुक्रिया। मैं उदास रास्ता हूँ शाम का, मुझे आहटों की तलाश है। ये रास्ते सारे हैं बुझे बुझे, मुझे जुगनुओं की तलाश है। वो जो एक दरिया था आग का, वो तो रास्तों से गुजर गया। मुझे कब से रेत के शहर में नई बारिशों की तलाश है। सब कजिन्स मौजूद थे, मिलकर बैठे हुए थे। फारिहा जबरदस्ती अना को लेने आ गई थी। मुझे लग रहा है हम सब भूल रहे हैं, वो पहले जैसी कोई बात नहीं रही। मौजूद तो हम सब इस घर में हैं मगर गुरेज कुछ बढ़ता जा रहा है, कुछ अजनबी अजनबी हो रहे हैं सब। सना का तज्जिया काफी गहरा था। आपको ये गुमान भी क्यों कर गुजरा? बखुदा हम तो ऐसा कोई कदम उठाने के मुतालिक सोच भी नहीं सकते। अली ने अजब ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हुए मुस्कुराते हुए सना की सिमत देखा था। हम तुमको भूल कर जिंदा रहे, खुदा ना करे, मुस्कुराते हुए इसे छेड़ा था। सना झेप कर रह गई थी। चुप रहो, तुम हमेशा मुनफी ही बोलते हो। वो डपट रही थी। भाई आपने शिकवा किया, हमने वजाहत पेश कर दी। अजीब क्या है इसमें? अली ने मुस्कुराते हुए कहा था। नहीं, सना ठीक कह रही है, हम कुछ कम कम सा बैठने लगे हैं। बात शायद ये भी है कि अब कुछ मसरूफियात बढ़ गई हैं। कामी ने सना का साथ दिया था। हाँ, मगर दिल से दिल करीब होने चाहिए, इस तरह के फासले मायने नहीं रखते। फवाद ने मुस्कुराते हुए कहा था। वाह, क्या करोड़ों की बात की है आपने। वाकई दिल से दिल करीब होने चाहिए, फासले मायने नहीं रखते। मैं तो पूरी तरह आपके साथ हूँ इस सोच में। अली ने मुस्कुराते हुए आरिफ की सिमत देखा था। मोहतरम आरिफ साहब, आप कुछ रोशनी डालेंगे इस अहम तरीन मकौले पर? आरिफ बहुत धीमे से मुस्कुराते हुए, क्या कह सकता हूँ, कभी तजुर्बा नहीं हुआ। अंदाज बुझा बुझा सा था। अरे आप तो खुशनसीब तरीन हैं, फासलों वाली तो कोई बात ही नहीं। दिल भी पहलू में है और कुर्बतें भी मैसर हैं। फवाद ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तो इस बात की कोई खबर नहीं, आरिफ ने बेतासुर अंदाज में कहा था। क्या बात है आपकी लाताल्लुकी की? अली शरारत से मुस्कुराया था। हिरा जी, आप कुछ फरमाएंगी? इसने हिरा को बराह रास्त इन्वॉल्व किया था। क्या कहूँ, मैं गालिबन अच्छी खतीब नहीं, अच्छी सामने जरूर हूँ। तुम सब यकीनन अच्छा बोल रहे हो, वजह फरमा रही हैं आप। और मोहतरम आरिफ खान की तो बात ही क्या है, बोलते हैं तो इनकी बातों से फूल झड़ते हैं। अली मुस्कुराते हुए कह रहा था। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। तभी फारिहा अना को लेकर अंदर आती दिखाई दी थी। लो भाई, बड़े बड़े लोग शरीके महफिल होने आ रहे हैं। फवाद ने अना को देखकर सबको मुतवज्जे किया था। ये तो अहम तरीन पेशरफ्त है, आज तो अपॉइंटमेंट भी नहीं लेना पड़ी। लोग अपने टफ तरीन शेड्यूल से वक्त निकाल कर खुद ही चले आ रहे हैं। कयामत के आसार हैं। अली ने शरारत से आंख दबाई थी। अना मुस्कुराती हुई इनके दरमियान आ बैठी थी। शर्म करो, हमारी इतनी अच्छी सी कजिन को तुम कयामत से तशबीह दे रहे हो। फारिहा ने से डपटा था। अरे हमारी ऐसी मजाल कहाँ कि इजहार राय करें, हम तो फकत हैरत कदों में गुम हैं। हैरत का इजहार कर रहे थे। बाय द वे आरिफ खान साहब, आप कुछ इरशाद फरमाना जरूरी ख्याल करेंगे? क्या कहूँ, कहने को कुछ नहीं रहा, लफ्ज साथ छोड़ गए हैं। आरिफ धीमे लहजे में कहता हुआ अना की सिमत देख रहा था। ये कयास बहुत गलत है कि बाज औकात कुछ खत्म हो जाने से सब कुछ खत्म हो जाता है। कामरान ने भी कहा था। यकीनन ऐसा सोचना गलत है। फारिहा ने कामरान की सोच को झुठलाया था। लेकिन अगर ऐसा है तो मान लेना चाहिए, मान लेने में हर्ज नहीं। चीजों के बदलने में कुछ ढंग तो होते हैं। जब रास्ते कंजल हो जाएं तो हम बंद गली में खड़ा महसूस करते हैं खुद को, तब सब कुछ खत्म होने लगता है। अन्ना ने बहुत धीमे लहजे में कहा था। इम्पोज करने वाले अंदाज में सब कुछ जताया जा रहा था।
आरिफ ने इसकी सिमत देखा था। अना ने बेनियाजी से चेहरे का रुख मोड़ लिया था। ऐसा मान लेना शिकस्त मान लेने के मुतरादिफ है। ये ऐसा ही है जैसे सरेंडर कर देना या किसी के आगे घुटने टेक देना, और घुटने टेकने वाले कभी कतन भी काबिले सताइश नहीं ठहरते। आरिफ अना की तरफ देखते हुए जवाबन जता गया था। अना इसकी तरफ नहीं देख रही थी मगर मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर रही थी। इस पर तो अच्छी खासी डिबेट इंस्टिगेट हो सकती है। खासा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ खत्म हो जाने से क्या वाकई बहुत कुछ खत्म हो जाता है या फिर सब खत्म हो जाता है? अली को मौजू पसंद आया या इन दोनों की नोक-झोंक? यकीनन ऐसा नहीं है। दबी राख में कहीं कहीं कुछ चिंगारियां फिर भी बाकी रह जाती हैं, जो बाद में न सिर्फ धुआं देती हैं बल्कि शोलों में तब्दील होकर लम्हा लम्हा जलाती भी हैं। तज्जिया कमाल का था। अंदाज धीमा मगर ठोस और मुदल्लिल था। अना लम्हे भर को इसकी सिमत देखने लगी, फिर निगाह फेर गई। शायद वाकई कुछ खत्म हो जाने से सब खत्म नहीं हो जाता। आरिफ बहुत धीमे से मुस्कुराया था। दबी दबी राख में कहीं न कहीं चिंगारियां तो रह ही जाती हैं। एक निगाह फेर लेने से या फकत दामन छुड़ा लेने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। ना खत्म होने वाले ख्वाबों के मुतालिक चिरमंगोइयां खुद ब खुद जन्म लेने लगती हैं। हवाएं पूछने आती हैं, फिजाओं के चेहरे भी हैरत ज़दा हो जाते हैं। मौसम आते जाते सवालिया नजरों से तकते हैं। निगाह बचा लेना या दामन छुड़ा लेना आसान नहीं। ये तब खुलता है। धीमे मध्यम लहजे में बहुत कुछ बावर करवा दिया गया था। निगाहें अना के चेहरे से उलझ रही थी। अना सर झुकाए बैठी थी, कुछ बेतासुर नजर आने की कोशिश कर रही थी। बेनियाज बनने की भरपूर सही की जा रही थी। अली ने मुस्कुराते हुए आरिफ को अप्रिशिएट किया था। जियो मेरे शेर, क्या वसाहत पेश की है। मुस्कुराते हुए दाद दी गई थी। यानी कि साबित हो गया कि कुछ हो जाने से सब खत्म नहीं हो जाता। हो भी कैसे सकता है? सिलसिले यूं ही तो नहीं टूट जाते। ये आसान कतई नहीं, मगर लोग जाने क्यों ये बात नहीं समझते या जानबूझकर अनजान बनना चाहते हैं। कनखियों से अना की तरफ देखा, फिर धीमे से मुस्कुराते हुए कह रहा था, ऐसे लोगों के मुताल्लिक क्या कहोगे तुम? अली ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिटेंडर, चिकन हार्टेड, काउवर्ड। आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। अना उठी थी और बाहर निकलती चली गई थी। और होने वाले बहुत नामुमकिनात में से एक नामुमकिनात ये थी कि मुझे अपनी जात में गुम रहने का शौक था और मैंने कभी इस अना आहत खान का नोटिस भी नहीं लिया था। इससे मोहब्बत होना तो दूर की बात थी। वो पूरे वसूख से कह रहा था, जैसे भरपूर अंदाज में बावर कराना इसका अव्वलीन मकसद रहा था। और ये सच सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखना चाहता था वो। सना ने कॉफी का मग मुंह तक ले जाते अचानक रुक कर इसे हैरत से देखा और इसी दर्जा हैरत से इसे देखती हुई पूछने लगी, फहद भाई, आपको वाकई कभी मोहब्बत नहीं हुई? शुजा भाई ने इसे घूरा था। सना, तुम फहद हसन को मशकूक नजरों से क्यों देख रही हो? अरे भाई, इसे मोहब्बत हुई होती तो वो एंगेजमेंट क्यों तोड़ता? शुजा भाई ने जैसे इसकी अकल पर मातम करा था। शुजा भाई, मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं फहद हसन से पूछ रही हूँ और मेरा ख्याल है वो इनफ स्मार्ट हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए। आपको इसे सपोर्ट करने की या डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, वो इनफ मैच्योर हैं। सना ने लताड़ा था। शुजा अपना सा मुंह लेकर रह गया था। सना ने फहद हसन की तरफ निगाह हटाकर कॉफी का सिप लिया और बगौर फहद हसन की तरफ देखा था। फिर बहुत सुकून से बोली थी, फहद हसन, तुम्हें वाकई कभी मोहब्बत नहीं हुई? कभी भी? इसका सवाल इतना अचानक था कि फहद हसन इसे खामोशी से देखने लगा था। फहद हसन ने कहा ना, इसे मोहब्बत नहीं हुई कभी। तुम इससे मनवाने पर क्यों बजिद हो? शुजा भाई ने इसे घूरते हुए देखा था। तुम फहद हसन के मुंह में अपने अल्फाज रखना क्यों चाहते हो? क्या वो इतना नासमझ बच्चा है कि इसे आपकी उंगली थामकर चलने की आदत डाल दी जाए? सना ने मुकम्मल इत्मीनान से शुजा भाई को देखा था। वो फहद हसन की तरफ देख कर रह गए थे। आह, कहीं आपको ये तो जताना नहीं चाहते कि फहद हसन अपना दिमाग भूल गए हैं, इसलिए आजकल आप इसकी रहनुमाई कर रहे हैं? सना मुस्कुराई थी। फहद हसन ने इसे हाथ उठाकर मजीद बोलने से रोक दिया था। इसके चेहरे पर तनाव था। शायद इसे सना की बातों ने डिस्टर्ब किया था और यही सना की इंटेंशंस भी थीं। वो इसे दानिस्ता गुस्सा दिला रही थी ताकि वो झूठ बोलना बंद कर दे, वो अना को यूं लेट डाउन करना बंद कर दे। वो फिया आपी के घर एक तकरीब अटेंड करने आई थी।
यहाँ फहद हसन को देखकर इसे अना की तकलीफ का एहसास शिद्दत से हुआ था। अना खान का जिक्र वो इरादतन कर रही थी इनके सामने। वो फिया आपी के ससुराली रिश्तेदार में से थी। इतने सारे लोगों के सामने वो अना की बात इस अंदाज में नहीं कर सकती थी। सना ने इसके जख्मों पर अचानक बहुत सा नमक डाल दिया था। वो सुर्ख आंखों से देख रहा था और वो इस दर्द को झेलने और बर्दाश्त करने की कोशिश भी कर रहा था। मुझे कभी मोहब्बत नहीं हुई और अना अहद खान से तो मोहब्बत करने की हिमाकत कोई दिमाग वाला बंदा कर ही नहीं सकता। इस जैसी लड़की से मोहब्बत कैसे हो सकती है सना रहमान? तुम यहाँ अपनी बहन को डिफेंड करने आई हो। अगर ऐसा है या फिर तुम्हें ऐसी कोई गलतफहमी थी तो मैं इसे खत्म कर देना चाहता हूँ। अना अहद खान वो लड़की नहीं थी जिससे मोहब्बत होती। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। अना अहद खान का वजूद मेरे लिए मायने ही नहीं रखता। ये बात तुम भी समझ जाओ और अपनी इस कजिन सिस्टर को भी समझा दो। टेल हर डोंट वेट फॉर मी। मैं इसकी तरफ आने वाले रास्तों पर पलटकर कभी वापसी का सफर नहीं करना चाहूंगा। इससे एंगेजमेंट मैंने अपनी मर्जी से खत्म की थी। हम एक दूसरे को सूट नहीं करते थे। वो अलग दुनिया की बासी है। मैंने सिर्फ वो रिश्ता खत्म नहीं किया था बल्कि इसके वजूद की भी भरपूर नफी की थी। अना अहद खान मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो मुदल्लिल लहजे में कह रहा था और सना इसे साकित सी देख रही थी। फिर दूसरे ही पल वो उठी और बैग कांधे पर डालते हुए फहद हसन को देखा था। मुझे तुम पर तरस आता है फहद हसन। तुम अना अहद खान के काबिल नहीं थे। तुम इसे बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। अब मुझे कोई मलाल नहीं कि तुम्हारी शादी अना अहद खान से क्यों नहीं हुई। वो कहकर पलटी थी और चलती हुई वहां से निकल गई थी। फहद हसन तनाव से भरे चेहरे के साथ इसको देखता रह गया था। अना ने अपने आप को किसी कदर मसरूफ कर लिया था। वो इन लामतनाही सोचों के हिसार से दूर निकल जाना चाहती थी। इस कजल लम्हों को सुलझाना चाहती थी। खुद को फरामोश कर रही थी वो, और ऐसा वो इरादतन कर रही थी। अना किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जब कामरान इसके पास आता है। सना फहद हसन से होने वाली मुलाकात से इसे आगाह कर चुकी थी। वो कदरे परेशान था मगर बज़ाहिर पुर इत्मीनान नजर आने की कोशिश कर रहा था। क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं कर रही तुम? मुस्कुराते हुए पूछा गया। नहीं, कुछ खास नहीं। एक बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। मत किया करो इतना काम। तुम थकती नहीं हो? चाचू बता रहे थे तुम कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहती हो। अपनी कंपनी को खिदमत क्यों नहीं देना चाहती तुम? वहाँ आरिफ भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए है। कामरान के लहजे में बहुत केयर थी। थक कैसे सकती हूँ? काम करने से कोई थक भी कैसे सकता है भला? ये तो अच्छी मसरूफियत है। मुस्कुराते हुए निगाह इसकी सिमत उठाई गई थी। तुम्हें नहीं लगता ये खुद साख्ता मसरूफियत है? तुमने किसी कदर अपने आप को इन कामों में उलझा लिया है। वो मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। अना इसकी सिम देखते हुए मुस्कुरा रही थी। तुम्हें कैसे ऐसा लगा? तुम्हें नहीं लगता? अगर ऐसा लगता है तो कुछ ठीक ही लगता है। कामी जवाबन मुस्कुराते हुए तुर्की बतुर्की कह रहा था। अना एक खामोश निगाह इस पर डाल चुकी थी। कहा कुछ नहीं था। इतना क्या सोच रही हो तुम अना? वो क्या है जिसने तुम्हारी सोचों को कुंजल कर दिया है? कामरान ने कदरे तौक़ुफ़ से दरियाफ्त किया था। अना कदरे हैरान होकर इसकी सिम देख रही थी। क्या मतलब? ऑब्वियसली जब तुम अपने साथ इतना वक्त गुजारती हो कि कुछ समझ तो आता होगा। वो मुस्कुराया था। अना इसकी सिम देखने लगी, फिर निगाह दोबारा अपने काम पर मरकूज कर चुकी थी। मैंने अपने आप को कॉन्शियसली मसरूफ नहीं किया। बहुत काम रुके हुए थे, पेंडिंग में चले गए थे। सो अब वक्त मिला है तो इसे मुकम्मल करने की कोशिश कर रही हूँ। मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखने लगी थी। इसकी तरफ देखते हुए कह रही थी वो, इंसानों की तो तुम सुनती नहीं। मैंने क़यास किया शायद पेपर्स की तो जरूर सुनती होगी। वो इसे प्रिंटर के पेपर्स निकालते हुए देखकर कह रहा था। अच्छा आइडिया है। कुछ कहते तो हैं मगर मैंने कभी ध्यान नहीं लगाया। अब कोशिश करूंगी कि सुन सकूं। ओके, अगर सुनो तो मुझे जरूर आगाह कर देना। वो मुस्कुराया था। क्यों? तुम क्या करोगे जानकर? मुस्कुराते हुए इसने जवाबन कहा। शायद मैं कुछ कर सकूं। अना जवाबन इसे देखती रही। कहा कुछ नहीं था। इंसानों से इतनी दूर क्यों भागने लगी हो तुम? इसके बनाए गए एक मुजस्मे को बगौर छूकर सरसरी अंदाज में दरियाफ्त कर रहा था वो।
وہ चौंकते हुए इसकी सिम देखने लगी, फिर धीमे से मुस्कुराई थी, मगर मुस्कुराहट किसी कदर रस्मी सी थी। ये इतने सारे कयास तुमने एक साथ कैसे कर लिए? अंदाज डालने वाला था, और शायद मैं बगौर तज्जिया करने लगा हूँ। मगर किसी की जासूसी करना अच्छी बात नहीं। वो मुस्कुराई। गालिबन इसे जासूसी नहीं कहते। फिर क्या कहते हैं? वो मुस्कुराते हुए पूछने लगी। ख्याल रखना। ओह, तो तुम ख्याल रख रहे हो? वो हैरान हुई थी। रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अना इसकी तरफ खामोशी से देखने लगी। कभी दिल की सुनने की कोशिश की है अना? एकदम पूछकर हैरान कर दिया गया था। अना कतरे चौंक कर इसकी तरफ देख रही थी। कभी कोशिश की है तुमने अना? वो सर नफी में हिला गई थी। यहाँ कोई दिल नहीं, ये तो सिर्फ एक पंपिंग स्टेशन है जो ब्लड सर्कुलेशन को पंप करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स which pumps blood. Blood provides the body with oxygen, though the blood vessels of the circulatory system nothing else, and nutrients and also assists in the removal of metabolic waste. अना ने शरारत से मुस्कुराते हुए बिना तासुर कहा था। ये अच्छी अलामत नहीं है अना। वो अफसोस का इजहार कर गया था। तुम पागल हो रहे हो कामरान के बच्चे, खैरियत तो है? सना से झगड़ा तो नहीं हो गया? इसने डपटा था। जिक्र तुम्हारा हो रहा है अना। तुम्हें किसने कहा मुझ पर रिसर्च करो? मुस्कुराते हुए पूछ रही थी वो। क्या तुम चाहती हो कि तुम पर रिसर्च की जाए? इसे सवाल दागा था। यकीनन नहीं। आई वुड नॉट लाइक दैट एवर, इसने जवाब नफी ने दिया था। तो फिर कम अज कम आंखें खोलकर इंसानों के दरमियान जीना शुरू कर दो ना। ये बिजनेस, असाइनमेंट्स, ये खुद साख्ता फजूल की मसरूफियात खत्म करो। खुद को ध्यान दो। इन चीजों में उलझ कर खुद को मजीद उलझनों की नजर मत करो। अपने आप को यूं इग्नोर करना छोड़ दो। फजूल की कयास आराइयों में वक्त जाया ना करो। अपने आप को धोखे में जीने दो। जो गुजर गया इसे भूल जाओ, वो वापस नहीं आ सकता। गुजरे वक्त की डोर थाम कर चलने से नुकसान का एहतमाल रहता है। हम वक्त से पीछे रह जाते हैं। ये दानिशमंदी नहीं है। वो बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए उसे समझा रहा था और वो खामोशी से सुन रही थी। आरिफ खान की बर्थडे थी, मगर अना दानिस्ता तौर पर अरहमा फुप्पो के घर चली गई थी। दानिस्ता इसे विश भी नहीं किया था। आरिफ इसकी कमी को बेहद महसूस कर रहा था। इसके सेल पर आई एम मिसिंग यू के कई मैसेजेस और फेस टाइम, व्हाट्सएप सब कर रहा था। वो बार बार कॉल कर रहा था, मगर जवाब नापैद था। इसने कॉल रिसीव नहीं की थी, बेहिस बनी बैठी हुई थी। आरिफ खान लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया था। इस्तराबी कैफियत बढ़ने लगी, मगर सदे बाप कोई नहीं था। आरिफ रात गए घर लौटा तो हिरा इसकी मुंतजिर थी। वो जैसे इससे कोई बात करना चाहती थी। आरिफ इस वक्त बात नहीं करना चाहता था। वो अंदर बढ़ जाना चाहता था, मगर हिरा मुंतजिर नजरों से इसकी सिम तकने लगी थी। अना नहीं आई? हिरा मध्यम लहजे में इसकी सिम तकते हुए दरियाफ्त कर रही थी। तुम्हें किसने मुत्तला किया कि मैं अना को लेने जा रहा हूँ? कैसे गुमान हुए तुम्हें? कयास आराइयां भी होने लगी हैं अब तो। किसी ने नहीं, मगर मुझे लगा शायद तुम इसे ले आओ। इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आहद अंकल तो आउट ऑफ स्टेशन है। वो लड़की बहुत केयरलेस है, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। जानती भी थी तबीयत ठीक नहीं, मगर जानबूझकर चली गई। हालांकि तायम्मा ने भी मना किया था, मगर इसने बात अधूरी छोड़कर इसकी सिम देखा था। आरिफ कुछ नहीं कह सका था, फकत खामोशी से इसकी सिम देख रहा था, मगर आंखों में इस्तिराबियत कुछ और बढ़ गई थी। तुम कुछ उलझन में लग रहे हो, खैरियत? एनी प्रॉब्लम? हिरा को फिक्र हुई थी। इसकी खामोशी इसको कुछ अजीब सी लगी थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आई एम ओके। तुम्हें अब सो जाना चाहिए, धीमे लहजे में कहा गया था। हिरा मुस्कुरा दी थी। थैंक्स फॉर योर केयर, बहुत धीमे से, जैसे रस्मन मुस्कुराया गया था, और वो आगे बढ़ गया था। हिरा वहीं खड़ी इसकी सिम तकती रह गई थी। अना आरिफ को बर्थडे विश नहीं कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। इसने अंदर दाखिल होने की इजाजत चाही थी। हाथ में थामा बुके इसकी तरफ बढ़ाया था। अना ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा था। आपकी तरफ रिवायत होगी दोस्तों को इनके अहम तरीन अतवार पर विश ना करने की, मगर हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म आम नहीं। हमारे यहाँ तो दुश्मनों की भी खैरियत दरियाफ्त की जाती है। मुस्कुराते हुए इसकी सिम देखा गया था। कैसी हैं आप? मिजाज तो खैर आपके हमेशा ही सातवें आसमान पे रहते हैं, लेकिन गालिबन मैं आपकी तबीयत के मुतालिक दरियाफ्त कर रहा हूँ।
انا نے کسی درجہ حیرت اور خاموشی سے اس کی سمت دیکھا تھا. بکے تھام کر ایک طرف رکھ چکی تھی. سو کیسی رہی آپ کی جرنی؟ انٹرسٹنگ. سوالیہ نظروں سے اس کی سمت دیکھا گیا تھا مسکراتے ہوئے. پھر رائٹنگ ٹیبل کی چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا تھا. انا اس کی سمت تکنے سے گریز کر رہی تھی. بتایا نہیں آپ نے؟ فرار کے رستوں پر سفر کیسا رہا؟ چھپنے چھپانے کی عادت گئی نہیں آپ کی؟ مسکراتے ہوئے دلچسپی سے اس کی سمت دیکھا گیا تھا. یاد ہے آپ کو، آپ بچپن میں یہ کھیل بہت شوق سے کھیلا کرتی تھی، مگر آپ یہ بھول گئی ہیں کہ میں بھی آپ کو ہمیشہ بڑے آرام سے ڈھونڈ لیا کرتا تھا. مسکراتے ہوئے وہ اس کی سمت ابھی بھی دیکھ رہا تھا. انا نے چہرے کا رخ پھیر لیا تھا. انداز بالکل اجنبی تھا، سرد، جامد. سو ہاؤ آر یو فیلنگ ناؤ؟ مسکراتے ہوئے پوچھا گیا تھا. انا تب بھی کچھ نہیں کہہ رہی تھی. عارف اس کی سمت تکتا ہوا مسکرا رہا تھا. ایک بات کہوں، روٹ کر آپ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہیں. منہ پھول جانے سے کوئی اچھا کیسے لگ سکتا ہے؟ ریلی مجھے غبارے اچھے نہیں لگتے. شگفتہ انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی سمت دیکھا گیا تھا. انا اس کی شرارت پر کوئی رسپانس نہیں دینا چاہتی تھی. غصہ تو خیر مجھے بھی بہت تھا. سوچ لیا تھا بات نہیں کروں گا، اب آپ کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. مگر جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی سمت مسکراتے ہوئے دیکھا. آپ نے جو کیا اگر میں بھی وہی کرتا تو شاید فاصلے واقعی صدیاں بن گئے ہوتے، مگر مجھے ایسا نہیں کرنا تھا. آپ جو فاصلے رستوں کی صورت پھیلا رہی ہیں، صدیوں پہ محیط کر رہی ہیں، مجھے انہیں سمیٹنا تھا. کیونکہ جب کوئی دوست بے وقوفی کر رہا ہو تو دوسرے دوست کو عقل مندی سے کام لینا ضروری ہوتا ہے. خود مندی کا تقاضا ہے یہ. بصورت دیگر دوستی کو سفر کرنا پڑتا ہے، اور میں ایسا کچھ نہیں چاہتا. عارف نے دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے جتایا تھا. انا فقط ایک نگاہ اس پر دیکھ رہی تھی، کہہ کچھ نہیں سکی تھی. میں نے اتنا کچھ کہہ دیا، آپ کو نہیں لگتا جواباً آپ کو بھی کچھ بول دینا چاہیے؟ عارف نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا. کیا بولوں؟ کسی قدر حیرت سے اس کی طرف دیکھا گیا تھا. واو سویٹ، آپ کی آواز تو اب بھی اتنی ہی سویٹ ہے. شاید آپ اسی لیے محفوظ رکھنا چاہتی ہیں آواز کو. اس کی سمت دیکھا گیا تھا. پھر لب بھیج گئے. چند لمحوں تک خاموش ہو کر چہرے کا رخ پھیر لیا گیا تھا. پھر یک دم اس کی سمت دیکھا تھا. ایسا کیوں ہے انا خان؟ تمہارا دل ہمیشہ سے میرے دل کی مخالف سمت میں ہی کیوں چلتا ہے؟ تمہارا دل کیوں میرے اور تمہارے دل کے فاصلوں کو بڑھانے کے در پہ ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا انا کہ جو میں چاہتا ہوں، جو میرا دل چاہتا ہے، وہی تم بھی چاہو؟ جو میں سوچتا ہوں تم بھی ویسا ہی سوچو. ہم تو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے نا، ایک دوسرے کے مزاج سے آشنا تھے، ایک دوسرے کو سمجھتے تھے نا. پھر تم نے اب یکسر انجان بن کر کیا ثابت کرنا چاہا ہے؟ انا کیوں کرتی ہو تم ایسا کیوں کر رہی ہو تم؟ میں تو تب بھی تمہاری چوری پکڑ لیا کرتا تھا جب تم میں اتنی سمجھ بوجھ بھی نہ تھی، اور اب تو انا ہاؤ کوڈ یو ڈو دس؟ ہاؤ کوڈ یو؟ دھیمے لہجے میں کسی قدر احتجاج سے کہتا ہوا وہ اس کی سمت دیکھ رہا تھا. انا نے چہرے کا رخ پھیر لیا تھا. وقت بہت بدل چکا ہے عارف وقار خان، اب ہم بچے نہیں رہے ہیں. تمہیں یہ بات مان لینا چاہیے. دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے وہ عارف وقار خان کی طرف دیکھ رہی تھی. عارف بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا. انا فقط میں یہ ساری باتیں سمجھوں اور تم کب سمجھو گی انا؟ تم کب سمجھو گی کہ جو تم کر رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے؟ پلیز عارف، مجھے سونا ہے اب. کہنے کے ساتھ ہی آنکھوں پر بازو دھر لیے گئے تھے. اسے دیکھ کر رہ گیا تھا وہ. پھر ایک دم اٹھا اور چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا. وہ ناراض تھا، یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی. وہ اس کا بہترین دوست تھا جس کے ہر موڈ سے وہ اچھی طرح سے واقف تھی، ہر رنگ پہچانتی تھی اس کا. اسے قلق تھا کہ وہ اس کی برتھ ڈے وش نہیں کر سکی تھی، مگر غلطی کو سدھارا جا سکتا تھا، ازالہ کیا جا سکتا تھا. وہ اس کے روم میں آئی اور کچھ رکھ کر دبے پاؤں پلٹنے ہی والی تھی کہ کسی نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا. انا کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا. اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ تھا. کیا چرا کر بھاگ رہی تھی آپ؟ عجیب تحقیقاتی انداز تھا. کچھ تو خاص ہے جو آپ بتا نہیں رہی. ضرور کچھ بہت قیمتی چیز ہوگی. وہ مکمل طور پر انویسٹیگیشن کے موڈ میں تھا، جیسے سارا کچھ آج ہی جان لینا ضروری ہو. وہ سارے حساب آج ہی چکانا چاہتا تھا. کیا فضول سی بات ہے یہ، میں کیوں چراؤں گی کچھ؟ اور تم آفس نہیں گئے آج؟ یہ مجھے خبر نہیں تھی. ایک خجالت سی تھی اس کے چہرے پر. اسے اپنے اس طرح پکڑے جانے کا ملال تھا جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے. اس نے اپنی ساری ہمتوں کو مجتمع کیا
और इसको ध्यान बदलने के लिए पूछ रही थी, ऑफिस क्यों नहीं गए तुम? वो ध्यान बटा रही थी। अगर मैं ऑफिस चला जाता तो चोर कैसे पकड़ा जाता? वो इसकी खुजालत पर महसूस हो रहा था। हाथ छोड़ो मेरा, एहतजाज किया गया। ऐसे कैसे हाथ छोड़ दूं? सदियों बाद तो हाथ आई हो, और मैंने तो आपको रंगे हाथों पकड़ा है। लहजा धीमा और आंखों में शरारत थी। मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देख रहा था वो। चोरी आपने की है तो आपको मानना होगा, और ये आप पीछे क्या छुपा रही हैं? अंदाज तहकीकाती था। इसकी तरफ बगौर देख रहा था वो। इसने इसे कंधों से थाम कर रुख अपनी तरफ मोड़ा था और इसका दूसरा हाथ पकड़ा था। ताजा लाल गुलाबों का बुके था। पूरा कमरा खुशबू से महक उठा था। वो इसके करीब था कि सांसों की तपिश से सारा चेहरा जल रहा था, जैसे सारा खून सिमट कर चेहरे पर आ गया था। दिल मुसलसल शोर मचा रहा था। वो इसकी कलाइयों को बगौर देख रहा था। जा बजा खून रिस रहा था। बहुत से कांटे शायद चुभ कर जख्मी कर चुके थे, मगर इसे इसकी तकलीफ का एहसास तक नहीं था। चेहरे पर तकलीफ की कोई रमक भी नहीं थी। ओह, इतने सारे जख्म! तो आपके जख्मों का सबब भी मैं ही बन गया। आपकी तकलीफ की वजह फिर भी मैं ही हूँ। आरिफ का लहजा धीमा और पुरमलाल था। ऐसा कुछ नहीं है, हाथ छोड़ो तुम मेरा। डपटा गया था अना की तरफ से। इसकी धड़कनों में तलातुम बरपा था। आरिफ ने जैसे सुना ही नहीं था। इसने सुनी अनसुनी कर दी थी। क्यों क्यों आप मुझे तकलीफ में देखकर खुश होती हैं? क्यों मेरी मुश्किलों को बढ़ा देती हैं आप हमेशा? धीमा लहजा शिकवा कुना था। हर बार क्यों एक नया महाज तैयार कर देती हैं आप? एक और इल्जाम था इसके लहजे में। मेरे दिल पर 1000 तीर बरसाएं सरे तस्लीम खम है, मगर ऐसे खुद को अजियत पहुंचाकर आप क्यों मुझे सजा देना चाहती हैं? आप चाहती हैं मेरा दिल धड़कना भूल जाए? क्यों हर बार एक नया महाज बना देती हैं आप? मैं तदाबीर करके हारा जा रहा हूँ, मगर तदरात कुछ नहीं होता। एक तलातुम है जो बढ़ता ही जा रहा है। क्या तुम नहीं जानती है ना? मध्यम लहजे में सरगोशी सी थी। एक जुनून था, एक बेकरारी थी इसके लहजे में। तुम हमेशा कितना फजूल बोलते हो। अब खामोश रहो और मुझे बोलने दो। इसने इसे डपटा था। अना ने फूल इसके हाथों में थमाए थे। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू एंड आई एम सॉरी। मेरा नाराज होना मेरा हक है। अगर मुझे कोई बात बुरी लगेगी तो मैं इसका रिएक्शन तो जाहिर करूंगा, और तुम पर गुस्सा करना मेरा हक है, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। वो मुस्कुराई थी। ओह, बहुत खूब। तो सारे राइट्स आपके पास महफूज हैं। कुछ हमारे हुकूक का तयन भी फरमा दीजिए। वैसे एक बात बताइए। वो खासा महसूस हुआ था इसके जवाब पर। ऐसे कैसे कर लेती हैं आप? कहाँ से सीखा है आपने ये हुनर? किसी को एक ही झटके में चारों खाने चित कर देना, किसी को एक लम्हे में बेबस कर देना, सिर्फ आपका ही खासा है ये। चित और पट भी हमेशा आपकी ही होती है। सारे उसूल ही आप लागू करती हैं। कितना झूठ बोलती हैं आप। आपने तो कभी ये बताया ही नहीं कि आपको कितनी फिक्र है। इतनी तगोदौ सिर्फ आपने मेरे लिए की। मध्यम सरगोशियों में बोल रहा था वो। इतना अहम हूं मैं तुम्हारे लिए, ये तुमने कभी बताया ही नहीं। इसे छेड़ रहा था वो। कितनी घुन्नी हो तुम। क्यों अना? तुम क्यों चाहती हो मेरा इन राजों से सामना ना हो? तुम क्यों इन्हें दिल में पिन्हा रखना चाहती हो? कुछ तो असबाब रहे होंगे, कुछ तो तकाफुल रहे होंगे। ये तो तय है, छुपने छुपाने से आपको खासी उन्सियत है, मगर खुर्दमंदी से माला माल हैं आप। सारे फैसले अक्ल की कसौटी पर रखती हैं आप हमेशा। फिर आज कैसे? वो धीमे लहजे में सरगोशी कर रहा था, मुस्कुराते हुए, और इसकी से देख रहा था। क्योंकि मैंने दोस्ती का अलम लहराया है, इसलिए सीज फायर होना जरूरी है। अब इस सर्द जंग का खात्मा हो जाना चाहिए। वो मुस्कुराई थी। तुम्हारा मैं क्या करूं अना? तुम हर रंग में अलग हो, जुदा हो, मुनफरिद हो, एक पहेली जैसी हो जिसे सुलझाते सुलझाते इंसान खुद उलझ जाता है, मगर हर रंग में अच्छी लगती हो। इसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था वो, और लहजे में शरारत थी। वैसे एक बार फिर सोच लीजिए, आप किसी गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गई। आप मुझे ही विश करना चाहती थी ना? इसने मुक्का आरिफ के सीने पे मारा था। बकवास मत करो, सुधर जाओ तुम। दोस्त होने का नाजायज फायदा मत उठाया करो। अना ने खफगी से डपटा था। आप सुधार दीजिए, हम तो ऐसे ही हैं। मध्यम लहजे में सरगोशी सी थी। वो कतन संजीदा नहीं था। लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में शरारत थी। हाँ, जान गई हूँ तुम्हारी कोई कल ढीली है। हतमी राय दी थी। वो जाने को मुड़ी। एक मिनट रुको, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ। जाने से रोका गया था।
نہیں اس کی ضرورت نہیں, یہ معمولی سے زخم ہے, جلد ٹھیک ہو جائیں گے, اس نے لاپرواہی سے کہا تھا. ہاں ہاں جانتا ہوں, بہت بہادر ہیں آپ. ٹارزن نے بھی بہادری آپ سے مستعار لی تھی, مگر ایک دوست کو مرہم لگانے کا حق تو آپ دے سکتی ہیں نا. اجازت چاہی تھی. اس نے اس کی سمت دیکھا اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. اطمینان کا گہرا سانس لیا گیا تھا. اطمینان سے مسکرائی تھی وہ. چیزوں کو معمول پر لانا آسان نہیں, مگر اب سب پہلے جیسا ہو رہا تھا. وہ چاہتی تھی سب کچھ معمول پر ہو, مگر ایسا ہونا ممکن نہیں تھا. وہ اس ساری صورتحال سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ اگر کچھ دیر اور اس جگہ رہی تو اس کا دم گھٹ جائے گا. گاڑی کی چابی اٹھائی اس نے اور باہر نکل گئی تھی. عارف نے اسے تیزی سے باہر نکلتے دیکھ کر آواز دی تھی, مگر وہ ان آوازوں کو انسنا کر کے نکل گئی تھی. رکی نہیں تھی. وہ بھی آفس سے لوٹا تھا. اسے اتنی اجرت سے جاتا دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا. وہ تنہا ساحل سمندر پر سمندر کی لہروں کے سنگ چل رہی تھی. ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی. فقط لہروں کا شور تھا. اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا اور تازہ ہوا پھیپھڑوں میں بھری تھی. سمندر بھی خلاف معمول کچھ اداس سا تھا. تبھی اچانک وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا. تمہیں کیسے پتا چلا میں یہاں ہوں؟ وہ حیران ہوئی تھی. تم حیران ہو کہ میں تم تک کیسے رسائی پا جاتا ہوں؟ کیسے تم تک پہنچ جاتا ہوں؟ ہمیشہ تمہیں کیسا تلاش لیتا ہوں؟ مدھم لہجے میں کہا گیا تھا. تلاش جستجو آسان نہیں. یہ جو تم میں اور مجھ میں ربط ہے, ان روابط کے سلسلے یوں ہی نہیں ٹوٹ جاتے. یہ میری ذات کی تلاش کا سفر ہے, اور اپنے آپ کو تلاشنے کا عمل مشکل ہو پھر بھی آسان ہو ہی جاتا ہے. دھیمے لہجے میں گویا ہوا تھا وہ. تمہیں خبر نہیں, مگر میرے رستوں کو عادت سی ہو چلی ہے تمہاری طرف سفر کرنا ان کی فطرت میں شمار ہو چکا ہے. ہر راستہ میلوں کا سفر طے کر کے تم تک از خود آ جاتا ہے, ٹھہر جاتا ہے. وہ مدھم لہجے میں ایک یقین سے بول رہا تھا. انا نے ایک نگاہ اس پر کی تھی اور پھر نظریں سمندر پر ٹکا دی تھی, جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی اور کام نہ تھا. تمہیں اچھا نہیں لگتا جب تمہاری طرف پیش قدمی کرتا ہوں تو؟ اگر چاہو تو رستوں کو گنجل کر دو, مٹا دو ہر نقش پا کو, اور بھٹکتا چھوڑ دو ان ویرانوں میں مجھے. 1000 قدغن لگا دو, رکاوٹیں کھڑی کر دو, اور اگر چاہو کہ ان رستوں سے میری پہچان بھی نہ رہے, میرا گزر ان رستوں پر نہ ہو سکے اور میری دسترس میری منزل تک نہ ہو پائے, تب بھی تم کوئی سدباب نہیں کر سکو گی. احتیاط لازم ہے, مگر تمہاری احتیاط دھری کی دھری رہ جائے گی, کیونکہ تمہیں خبر نہیں رستہ خود منزل کا تعین کرتا ہے. راستے خود آگاہ کرتے ہیں کہ انہیں کہاں جانا ہے. وہ دھیمے لہجے میں بہت کچھ باور کرا گیا تھا. نگاہیں اس کے چہرے سے الجھ رہی تھیں. انا خان بے تاثر نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی. میں نے بارہا جاننے کی کوشش کی, مگر جان نہیں سکی. کبھی تم نے سوچا ہے یہ سمندر اتنا گہرا کیوں ہے؟ کہاں سے آ جاتی ہے اتنی گہرائی اس میں؟ نیلگوں گہرا, طویل, تا حد نظر نہ ختم ہونے والا سلسلہ, جس کی کوئی حد مقرر ہی نہیں ہو سکتی. انا نے بہت مدھم لہجے میں کہا تھا. سوال اچانک تھا یا پھر موضوع بدلنا چاہتی تھی وہ؟ عارف خان انتہائی اطمینان سے مسکرایا تھا. چند ثانیوں تک اس کی طرف دیکھتا رہا تھا, بدرجہ عتم دیکھتا رہا تھا. پھر دھیمے لہجے میں گویا ہوا. سچ کہوں انا, میں تو آج تک اسی کشمکش میں ہوں کہ جان سکوں کہ تمہاری آنکھیں زیادہ گہری ہیں یا سمندر, مگر یہ جان ہی نہیں پایا اب تک. لگتا ہے میری جستجو کا سفر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم خود بھی سمندر جیسی ہو, گہری, پرسکوت, ہر راز کو دل میں چھپانے والی, لا تعلق نظر آنے والی, اچانک سے اجنبی بن جانے والی. کیا تم نہیں جانتی انا خان, یہ ساری خوبیاں تو تم میں وافر مقدار میں موجود ہیں. وہ بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا, پھر مسکرا دیا تھا. تم ایسا کیوں چاہتی ہو مجھے کچھ پتا نہ چلے؟ کیوں چاہتی ہو تم کہ مجھے کچھ خبر ہی نہ ہو؟ کیوں انا, کیوں کرتی ہو تم ایسا؟ کیوں میری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی؟ میں 1000 جتن کروں مگر نتیجہ صفر. تم ایک نگاہ کرتی ہو تو باندھ دیتی ہو. فسوں گری کے گڑ تو تمہارے اندر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں. بولتی ہو تو اسم پھونک دیتی ہو, بے بس کر دیتی ہو. خاموش رہتی ہو تو بے چینیوں کو سوا کر دیتی ہو. ساتھ تو چلتی ہو مگر سمندر کے ان 2 کناروں کی طرح جو کبھی مل نہیں سکتے. باتیں کرتی ہو, ہزاروں انکہے قصے سناتی ہو, تمہاری چپ بھی بولتی ہے.
क्या समझती हो तुम, मैं तुम्हारी खुशियों की कतारसिस को नहीं पढ़ सकता, इस इज़्तिराबी कैफियत को नहीं जान सकता? ये जो तुम ऊपर से पुरसुकून नजर आने के जतन करती हो, क्या मैं तुम्हारे अंदर के इस शोर को नहीं सुन सकता? मैं तुम्हें हुर्फ बा हुर्फ, सतर बा सतर पढ़ सकता हूँ। तुम्हारी चुप सब कुछ बयान कर देती है, सब कुछ कह देती है। जैसे तुम छुपाने के हजार हीले बहाने ढूंढती हो, मगर अफसोस सद अफसोस कि तुम नाकाम रहती हो हमेशा। क्या ये नहीं जानती, या जानने की कोशिश ही नहीं करती, या शायद तुम जानना ही नहीं चाहती? आरिफ का लहजा धीमा जज्बात से पुर था। इसके अंदर के सारे रंग इसकी आंखों में बोल रहे थे। अनाने इसकी तरफ देखे बगैर लब भींचे थे, जिसे खुद पर जब्त के मरहले से गुजर रही थी, जैसे मुश्किल तरीन लम्हात हों। आंखें धुआं और अंदर पुरमलाल था। वो फैमिली फंक्शन में इनवाइटेड थे। वो जाना नहीं चाहती थी, मगर पापा की खास हिदायत थी कि आरिफ के साथ जरूर जाए, क्योंकि पापा की गैर मौजूदगी में इनका जाना जरूरी था। पापा के बेहतरीन दोस्त की बेटी की शादी थी। ना चाहते हुए भी वो सिंपल सा तैयार हुई, मगर दादी जान ने इसरार करके इनका रूबी का सेट इसे पहना दिया था, जो इसकी गर्दन में बहुत सज रहा था। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो, अल्लाह बुरी नजर से महफूज रखे। दादी जान ने सर पर हाथ रखा। आरिफ साकिन सा हो गया था, जैसे किसी जादुई अमल ने इसके कदम बांध दिए थे। कोई इतना हसीन और दिलकश भी लग सकता है, ये इसने कभी सोचा ही नहीं था। जाओ बेटा, इनके हाथ से 2 मरतबा फोन आ चुका है, चलें? इसने किसी मामूल के अंदाज से पूछा। जी। इसका अंदाज मुअद्दब सा था। वो इसके साथ चल दी थी जैसे मामूल का हिस्सा थी। इसने कभी नहीं सोचा था जिंदगी इन रस्तों पर वापस ले आएगी और इसका सामना गुजरे वक्त से हो जाएगा। बीता हुआ तकलीफ दे कल इसके सामने खड़ा इसका मुंह चढ़ा रहा होगा। अगर इसे पता होता वो कभी यहाँ ना आती। ऐसा नहीं, वो इसका सामना करने का हौसला नहीं रखती थी, मगर ये अमल इसके लिए तकलीफ दे था। वो शख्स तमाम रिश्तों को खत्म करने में एक लम्हा नहीं लगा पाया था, जहाँ सब खसारा था। ओह, तो आप यहाँ हैं? बहुत खुशहाल सी नजर आ रही हैं आप। चेहरे पर तो परेशानी की कोई शिकन भी नहीं। तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम पर किसी चीज का असर ही नहीं हुआ। वो रिश्ता तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। मुझे तो लगा था बरसों लगेंगे इस दर्द से निकलने में, मगर तुम्हारे चेहरे का इत्मीनान और दिलकशी तो कुछ और ही दास्तान सुना रही है। पूछ सकता हूँ कि क्या है इन रानाइयों की वजह? कुछ तो तगाफुल रहे होंगे। मुझे तो लगा था रोगी, सबब जानना चाहोगी, मगर यहाँ तो कुछ और ही दास्तान है। जैसे काट थी इसके लहजे में। वो इसके तंज पर हैरान हो गई थी। रिश्ते वहीं पनपते हैं जहाँ दिलों में कोई रब्त हो। रिश्ते को पनपने के लिए एक जरखेज जमीन की जरूरत होती है। रिश्तों को निभाने के लिए इनकी आबियारी की जाती है, इनको एतमाद से सींचा जाता है। रिश्तों को बनाने के लिए इत्तेहाद की ईंटें लगाई जाती हैं। इनकी बुनियाद बहुत मजबूत होती है। और तुम किस लहजे में मुझसे रिश्तों के टूटने का शिकवा कर रहे हो? तुम जो खुद इन रिश्तों को निभा नहीं पाए, तुम्हें तो रिश्तों को बरतने का करीना ही नहीं और ना ही निभाने की अहलियत रखते हो। तुम्हें ये हक किसने दिया कि यूं सरे राह मेरे रास्ते में आओ और मुझसे सवाल करो? अगर तुम्हारी याददाश्त पर बुरा असर हुआ है तो मैं बता दूं तुम्हें, याद दिलाऊं, हमारे दरमियान कोई ताल्लुक, कोई वास्ता अब नहीं, ना कोई सिलसिला, ना ही कोई शनासाई। रिश्ते जब बोझ बच जाए तो इनका टूट जाना ज्यादा अच्छा होता है। अपनी गलती को जितनी जल्द सुधार लिया जाए तो इतना ही अच्छा होता है। जब रिश्ते अपनी अहमियत खो दें तो इनका कायम रखना नामुमकिन हो जाता है। शायद हम एक दूसरे के लिए थे ही नहीं। अगर तुम ये रिश्ता खत्म ना करते तो मैं खुद ये कदम उठाती। तुम मुझ जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करते। गुस्से से अना की आवाज तेज हो गई थी। ओह, ये तेवर तो बहुत निराले हैं। कहाँ छुपा रखी थी ये अदाएं? गुस्से में शोला ज्वाला बनी हुई हो तुम तो, और भी हसीन लग रही हो। कहाँ छुपा रखी थी ये तेजी, ये तरारी? मुझे तो लगा था मुंह में जबान ही नहीं। मुझे तो खबर ही नहीं थी कि तुम्हारी अना पर खासी चोट आई है। जख्मी शेरनी जैसी लग रही हो। मुझे तो तुम इतनी खरी खोटी सुना रही हो, पुरएतमाद और तनी हुई खड़ी हो मेरे सामने। तुम शायद मेरी ताकत नहीं जानती। हवाओं के रुख मोड़ने मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। चीजों को अपने हक में करना मेरे लिए मुश्किल नहीं। ये बात तुम सोच समझ के बोलो। तुम समझ लो तो तुम्हारे लिए ये बात अच्छी होगी।
عجیب للکار والا انداز تھا اس کا. انا خان کی خود اعتمادی کو وہ چیلنج سمجھ رہا تھا. بچپن سے میرے نام کے ساتھ منسوب رہی ہو تم. کیا نہیں جانتی مجھے ایک جگہ ٹھہرنا پسند نہیں. نئی راہوں پر سفر کرنا اچھا لگتا ہے مجھے. نئی منزلوں کو سر کرنا ہابی ہے میری. ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتا میں. ایک جگہ ٹھہر جانے والے کو جوہر کہتے ہیں. یہ بابا جان کا فیصلہ تھا جسے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ابھی تک نبھانا پڑا. گلے میں توق بنا کر ایک پھٹا ہوا ڈھول جسے بجانا پڑتا ہے. مگر جب بابا جان ہی نہیں رہے اس دنیا میں تو میں کیوں اس بے معنی رشتے کو نبھاتا. سو شکر کرو تمہیں آزاد کر دیا. مگر اب سوچتا ہوں کتنا غلط کیا. مگر اگر تم چاہو اور مجھ سے درخواست کرو اپنے اور اپنے خاندان کی عزت کا حوالہ دو, آہوزاری کرو تو شاید میں بھی who knows میں تمہاری درخواست پر غور کروں. ہو سکتا ہے کہ میں اس بارے میں سوچوں. انا کی کلائی پر اس کی گرفت اور بڑھی تھی. درد سے اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا. ہاتھ چھوڑ دو, میں نے کہا. ہاتھ چھوڑو تم میرا. احتجاج کیا گیا تھا. اس نے سنی انسنی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو بغور دیکھا تھا. اس ہاتھ کی انگلی پر پرسوں میرے نام کا پہرا تھا. تم میری اجارہ داری تھی. اسے جیسے پچھتاوے ستا رہے تھے. عارف خان اسے چھوڑ کر ضروری کام نمٹانے چلا گیا تھا. اسے نہیں لگا تھا کہ دیر ہو جائے گی. سارا ہال تقریباً خالی ہو چکا تھا. عارف خان جیسے ہی ہال میں آیا تو اس کی نگاہیں بے قراری سے انا کو تلاش کر رہی تھیں. وہ کتنے ہی فون کر چکا تھا مگر وہ فون پک نہیں کر رہی تھی. اسے احساس تھا وہ شدید ناراض ہوگی اور یہ خفگی کا حق بھی تھا. وہ کبھی اتنا غیر ذمہ دار نہیں رہا تھا کہ اپنی اہم ترین ذمہ داری کو بھول جائے. وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی. اس کی دھڑکنوں میں تلاطم بڑھ رہا تھا. وہ کوریڈور کی طرف بڑھا. ہاؤ کوڈ یو ڈو لائک, اس نے کہا تھا. ہاتھ چھوڑو میرا. انا کی آواز میں احتجاج تھا. ارے میں تو تمہیں اپنی نئی گرل فرینڈ سے ملانے لے جا رہا ہوں. وہ بھی یہی ہے. یقیناً تمہیں اس سے مل کر خوشی ہوگی. فہد حسن زبردستی اسے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا. عارف خان کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں تھی. انا دوسرے ہی لمحے وہ اس کے سامنے تھا. ایک زوردار دھکا اس کے لیے کافی تھا. اگلے ہی لمحے فہد حسن زمین بوس ہو چکا تھا. انا کے لیے یہ مشکل ترین مرحلے تھے. اسے عارف خان پر شدید غصہ تھا جو اسے یوں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا. عارف نے انا کا ہاتھ تھاما. تم ٹھیک ہو نا؟ بے قراری سے پوچھا تھا. اس کو سامنے دیکھ کر اس کے حوصلے جواب دے گئے تھے. اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ نکلا تھا. انا پلیز, آئی ایم سوری. انا نے بہت تگ و دو کی اپنے اعصاب کو قائم رکھنے کے لیے مگر اس کی آواز سن کر اس کو سامنے دیکھ کر جیسے اس کی ساری ہمتیں جواب دے گئی تھی. اس سے پہلے زمین بوس ہو جاتی. عارف نے کسی قیمتی متاع کی طرح بازوؤں میں سنبھالا اسے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا تھا. گاڑی تیز رفتاری سے منزل کی طرف بڑھ رہی تھی. عارف کے چہرے پر شدید تناؤ تھا. گاڑی کلینک کی پارکنگ میں رکی تھی. عارف نے اپنے دوست کو فون کر کے انفارم کر دیا تھا کہ ایمرجنسی ہے. عارف نے اسے باہوں میں بھرا اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھا تھا اور آہستگی سے اسے بیڈ پر منتقل کر دیا گیا تھا. فرار, ہری اپ پلیز. اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے. کچھ بھی کرو مگر اسے ٹھیک کر دو. عارف کی جیسے جان پر بن گئی تھی. لہجے میں بے قراری تھی جیسے متاع حیات کھو دینے کا ڈر تھا. ریلیکس عارف, ایوری تھنگ ول بی فائن. مجھے چیک کرنے دو. ایک بات تو میں جان گیا ہوں, تم بھابھی سے بہت پیار کرتے ہو. تم جیسے انسان کو میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. یہ سب چھوڑو, تم یہ بتاؤ ہاؤز شی ناؤ. عارف کی اضطرابی کیفیت بڑھ رہی تھی. تم نے کہیں لڑائی تو نہیں کی بھابھی سے؟ اسٹریس کی وجہ سے ان کا بی پی ہائی ہو گیا ہے. اب وہ ٹھیک ہیں, تم مل لو ان سے. میں نے میڈیسن لکھ دی ہیں, کل چیک اپ کے لیے لے آنا. کوئی پرابلم ہو تو فون کر لینا. خالصتاً پروفیشنل انداز تھا. جب عارف کی انگیجمنٹ ہوئی تو فرار نے اس میں شرکت نہیں کی تھی. وہ ملک سے باہر تھا. اس کی وجہ سے وہ نہیں جانتا تھا کہ ہیرا عارف سے منسوب ہے اور عارف نے کوئی تردید بھی نہیں کی تھی. اس وقت سب سے اہم اس کی بقا تھی. اس کا سروائیول اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی تھا. یہ وقت کسی تردید یا کسی تائید کا نہیں تھا. پھر اس نے قدم انا کی طرف بڑھا دیے تھے. انا, کیسی ہو تم؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے چہرے کا رخ موڑا تھا. انا پلیز. عارف نے قیمتی موتیوں کو پوروں پر چنا تھا. مجھے گھر جانا ہے. could you forgive me؟ وہ چہرے کا رخ پھیر گئی تھی. لاتعلق نظر آنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی.
वो कसूरवार था अगर वो साथ होता, अगर इसने इसे तन्हा ना छोड़ा होता तो, और इससे आगे इससे कुछ सोचा नहीं गया था। तमाम लड़कियां सिटिंग रूम में मौजूद थीं, स्नैक्स से लुत्फ उठा रही थीं। नादिया भाभी अंदर दाखिल हुई थीं। तुम लड़कियां इतने आराम से यहाँ बैठी हो? हिरा मुस्कुराते हुए, और क्या करें, आपका इरादा कहीं हमें इलेक्शन में खड़ा करने का तो नहीं है? सब हंसने लगी थी। नादिया भाभी घूर कर इनकी तरफ देख रही थी। वहां खानदान के सारे बुजुर्ग सर जोड़े बैठे हैं। इत्तला दी गई थी। खैरियत, ऐसा क्या हो गया कि अचानक ही इनको गोलमेज कॉन्फ्रेंस करने का ख्याल आ गया? फैसले हो रहे हैं अहम तरीन, सुनने में तो यही आया है। नादिया भाभी मुस्कुराते हुए इंकशाफ कर रही थी। हेरा चौंकी, व्हाट? लेकिन किस जमन में? खानदान के बुजुर्ग सर जोड़ कर क्यों बैठते हैं? नादिया भाभी मुस्कुराते हुए लड़कियों की सिमत देख रही थी। खुदा खैर करे, आज तक इस बात का नतीजा अच्छा बरामद नहीं हुआ। ये हंगामी इजलास खासी परेशानियां अपने साथ लाते हैं, सना ने कदरे परेशानी से कहा था। यही समझ लो, आज भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। नादिया भाभी मुस्कुराते हुए बोली थी। यानी अहम तरीन फैसले होने जा रहे हैं, खुदा खैर करे। आज जाने कौन ज़ेर ताब आएगा। सना को तशवीश सी हुई थी। ज्यादा तो खबर नहीं, मगर सुनने में आया है कि बात कुछ सना नामी लड़की की हो रही है और लड़के का नाम कामरान है। नादिया भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? सना साकित रह गई थी। क्या? और बिना रुके अना की सिम देखा था जो सर झुकाए बैठी थी। दूसरा जिक्र शायद एक अच्छी सी लड़की का हो रहा है, गालिबन इसका नाम अना खान है। नादिया भाभी ने अहम तरीन खबर सुनाई थी। अना इंतहाई चौंकते हुए सर उठाकर नादिया भाभी की सिम देख रही थी। नादिया भाभी बोलती ही चली गई थी, खुद में मगन, बिना इसके तासुरात की परवाह किए। इसका कोई अच्छा सा लड़का खानदान से नहीं है, कोई बहुत करीबी अजीज हैं आहद अंकल के, गालिबन किसी दोस्त के बेटे, लंदन में होते हैं। अंकल जब वहां गए तो इनसे मिलकर आए हैं, वहीं इन्होंने रिश्ते की बात की। फिलहाल तो प्रपोजल भिजवा दिया है, मगर सुनने में आया है कि जल्द ही खुद भी तशरीफ लाने वाले हैं। मुस्कुराते हुए तफसीलात फराहम की गई थी। समझो अपनी अना तो पराई हुई। अना बेहद हैरान थी, निगाह फेर गई। कतान कोई एहसास चेहरे से नहीं उभरा था। सबसे कहीं ज्यादा हैरान और खामोश थी वो। घर में कामरान और सना की एंगेजमेंट की तैयारियां जोर शोर से हो रही थीं, मगर अना बेहद मुस्तरब दिखाई दे रही थी। वो किसी से इस फैसले के मुतालिक पूछना नहीं चाहती थी, मगर बहुत सी परेशानियां इसकी निगाहों में थीं। दूसरी तरफ सब खुश थे। अना पुरउलझन नजर आ रही थी, मगर सबके दरमियान मौजूद रहना जैसे इसकी मजबूरी थी। वो सबके दरमियान बैठी थी जब आरिफ खान इसके करीब चला आया। इसकी आंखों में इंतहाई इज़्तिराबी और बेचैनी झलक रही थी, मगर वो इसकी जानिब से यकसर सर्द मुहर थी। आरिफ ने खामोशी से देखा। अना एक निगाह देखकर चेहरे का रुख फेर गई थी। तो तुम्हें अंदाजा नहीं? आरिफ बगौर तकते हुए कह रहा था। अना ने कुछ नहीं कहा था, चेहरे का रुख मोड़े दूसरी सिम देख रही थी। तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं अना आहद खान कि तुम क्या खोने जा रही हो? एहसास दिलाने की कोशिश की गई थी। वो जैसे अपने नुकसान से बेपरवाह थी। हैरत है, इंसान अपने नफा और नुकसान के मुताल्लिक जिस कदर ज्यादा परेशान होता है, तुम इसी कदर पुरसुकून दिखाई दे रही हो। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम साहूकार ज्यादा हो या दरवेश सिफत ज्यादा। मुकम्मल हैरत का इजहार किया गया था जैसे। अना ने रुख फेरे रखा था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सो प्लीज मेरा वक्त बर्बाद मत करो। आरिफ इसे देखकर रह गया था। चंद सानियों तक इसी तरह खड़ा रहा था, फिर चेहरे का रुख फेर कर एक जानिब देखा था, फिर यकदम इसकी जानिब तवज्जो मरकूज कर गया था। तुम इतनी पत्थर क्यों हो रही हो, जैसे इन सब चीजों से तुम्हारा दूर का कोई वास्ता ही ना हो? क्यों सजा दे रही हो खुद को? क्यों अनजान हो रही हो नतीजे से? क्या तुम नहीं जानती क्या होने जा रहा है? कब समझोगी, कब जानोगी तुम? आरिफ की इस तरह की कैफियत बढ़ रही थी इसे पुरसुकून देखकर। पत्थर होना खुद गर्ज होने से ज्यादा बेहतर होता है। और प्लीज, मुझे आपको जताना भी जरूरी नहीं। आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? मैं आपसे कुछ नहीं कहती तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जान को आ जाएं। अना खफगी से देख रही थी। आरिफ जाने क्यों इस लम्हे मुस्कुरा दिया था। इसकी जानिब से रुख फेर कर दूसरी जानिब निगाह की थी, फिर कुछ सानियों बाद दोबारा इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ था। चलें, कुफ्र तो टूटा खुदा खुदा करके। आपका बोलना तो आया, वरना मैं तो समझा था शायद आप बोलना भी भूल चुकी हैं। अना एक निगाह ढालकर रुख फेर गई थी। यकीनन ऐसी बात नहीं है, मैं जितना बोलना चाहती हूँ इतना ही बोलती हूँ। फजूल बातें करने की मेरी आदत कभी नहीं रही। आरिफ मुस्कुराया था। अच्छी इत्तला है कि आप तकरीर करने की आदी नहीं, मगर जब कोई समझ कर भी समझ ना रहा हो तो फिर तकरीर करना भी जरूरी होता है।
वरना पत्थर से सर फोड़ना कोई काबिल तारीफ इक़दाम नहीं। अना फकत एक निगाह कर गई थी। अना खान, तुम इतनी बदल जाओगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। हतमी राय दी गई थी। चलो अच्छा हुआ ये बात समझ में आ गई। अब तो समझ गए हो ना, सो अब दूर दूर रहना। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। इसका लहजा सर्द था। होप यू विल कॉम्प्रिहेंड इट। वो उठी थी और फिर निकली चली गई थी। आरिफ खड़ा ऐसे देखता रह गया था। आहत खान अना के कमरे में आए थे। बेटा, जो बात आपसे कहने जा रहा हूँ शायद वो तुम्हें कब्ल इस वक्त लगे, मगर मेरे ख्याल में ये मुनासिब तरीन इक़दाम है जिसका सरअंजाम पा जाना ही ज़रूरी है। मैं समझ सकता हूँ बेटा, आप शायद अभी ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं हो और ये फैसला कुछ अजीब भी लगे, तो भी मैं ख्याल करता हूँ कि हर तरह का इख्तियार तुम्हें हासिल है। बेटा, कोई इम्पोज नहीं कर रहा आपके ऊपर कुछ भी। आप पूरी तरह से आज़ाद हैं, कुछ भी फैसला करो हमें कबूल होगा, मगर फिर भी मैं चाहूँगा आप इस पर बहुत सोच विचार से काम लो और मुकम्मल खुर्दमंदी से फैसला करो। राहील अहमद मेरे बहुत करीबी दोस्त के बेटे हैं, आजकल लंदन में होते हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। इन्हीं का प्रपोजल आपके लिए आया है। मेरे ख्याल में राहील अहमद एक मुनासिब लड़का है, मगर फैसले की तमाम जिम्मेदारी आप पर है। मैं जानता हूँ आप अभी अपने आप को वक्त दे रही हैं, अपने बिजनेस पर तवज्जो मरकूज रखी हुई है आपने, और मैं ये भी जानता हूँ एक गलत फैसले की वजह से आपको ज़हनी अजियत उठानी पड़ी। मेरा दिल दुखी है और इस तकलीफ में आपको देखना मेरे लिए किस कदर मुश्किल हो रहा है आपको अंदाज़ा होगा। आरिफ ने बताया, वो तुम्हें परेशान कर रहा था। इस बात ने अपसेट कर दिया मुझे। मैंने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया और तभी उमैर ने अपने बेटे का प्रपोजल दिया। वो इस बचपन की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता है। अगले कुछ दिनों में वो लोग आ रहे हैं। आप चाहें तो मिलकर फैसला कर लें, चाहें तो। कदे तवक्कुफ से बेटा, वालिदैन से बढ़कर बच्चों का कोई खैर ख्वाह नहीं होता। अगर मैं अपने तौर पर मुनासिब समझता तो इस रिश्ते को कबूल कर चुका होता। फहद हसन के बाद फिर कोई गलती मुझसे सरजद हो सो मैं फैसले का इख्तियार आपको सौंपता हूँ। कोई जल्दी नहीं, आप सोच समझकर फैसला कर सकती हो। और हाँ, फहद हसन तुम्हें दोबारा कभी परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। इसको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारे सामने आने की? आइंदा वो अपनी हद में रहेगा। मेरे होते हुए मेरी बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरी बेटी बहुत बहादुर है। वो मसाइल को हल कर सकती है। मुश्किल चीजों को हैंडल करना इसके लिए मुश्किल नहीं। मेरी बेटी मेरा मान है, मेरा फख्र है। मैं आपके हर फैसले में आपका साथ दूंगा। आप पर कोई दबाव नहीं अना। आप मेरी बात समझ रही है ना? अना निगाह उठाकर बाप की तरफ देख रही थी। फिर बहुत हौले से इसने इस बात में सर हिला दिया था। जी पापा। नींद मुर्दा लहजा था और धीमा भी। आवाज जिंदगी से खाली थी। सुनो, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम पापा, ताया जान और दादी जान को इस मामले के बारे में कुछ नहीं बताओगे। फिर तुमने इन्हें क्यों बताया? वो गुस्से में इसके सामने खड़ी थी। वो ऑफिस के लिए निकल रहा था कि वो सामने आ गई। यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने पापा और दादी जान को कुछ नहीं बताया, मगर चचा जान को बताना जरूरी था, सो मैं इनके साथ डिस्कस कर रहा था। मैंने इनसे छुपाना जरूरी नहीं समझा। अगर मैं चाहता तो चंद सेकंड में इस मसले को हल कर देता, मगर तुम, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम इस मामले में इन्वॉल्व हो, और तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए। अना ने इसे बावर करा दिया था। अना, तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हारे मामलात मुझसे अलग नहीं हैं, और अगर मैं चाहूँ भी तो खुद को इन मामलात से अलग नहीं कर सकता। और अगर तुम ये समझती हो कि यूं मुझे जताओगी, मुझे अपने मामलात से अलग रहने को कहोगी, तो क्या मैं मान जाऊंगा? क्या ये इतना आसान है? आरिफ का लहजा धीमा था। इसकी आंखों में देखा था उसने। अना रुख फेर गई थी। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ। अगर आपको ये खुशफहमी है तो आप इससे बाहर निकल आइए, और अगर ऐसा होता तो इस दिन आपको एक गफलत ना बरतते। भरपूर वार किया गया था। जानता हूँ मैं, इसलिए शर्मिंदा भी हूँ। क्या तुम माफ नहीं कर सकती मुझे? क्या इसकी कोई सजा है तुम्हारी नजर में? तुम चाहो भी तो कोई सजा तजवीज कर सकती हो। धीमे लहजे में जताया गया था। मैं नहीं चाहती, मगर आइंदा मेहरबानी से मेरे किसी मामले में दखल अंदाजी मत कीजिएगा। इसका अंदाज दो टोक था। तुम नाराज हो, तुम इसका पूरा हक है, मगर तुम्हारी खफगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी आंखों में तैरती अजनबियत मुझे अच्छी लगती नहीं है। तुम जब हुदूद का तयन करती हो, जब तुम फासले बढ़ाती हो, जब मेरे और तुम्हारे दरमियान ऊंची ऊंची फसीलें उठा देती हो, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कैसे कर लेती हो तुम ये सब? और जब तुम मुझे इन रिश्तों से दूर रखने के जतन करती हो,
जब तुम साबित करना चाहती हो ये सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, मेरे होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं बेबस हो जाता हूँ तब तुम्हारी आंखें मुझे एहसास दिला देती हैं कि जो तुमने किया वो सब झूठ है, सब गलत है, मगर तुम्हारी आंखें सब सच कह देती हैं, सब कुछ बता देती हैं, कभी कुछ छुपाती नहीं है मुझसे ये। आरिफ का लहजा पुरअफ़सों था। वो इसकी आंखों में तकता रहा था। वो निगाह झुका गई थी, वापस मुड़ी और चलती हुई कार की तरफ बढ़ गई थी और वो चुपचाप खड़ाई से दूर जाता देख रहा था। अना टेरेस पर थी जब हिरा इसके पास आ गई थी। बज़ाहिर वो इधर उधर की बातें कर रही थी, मगर अना साफ समझ रही थी कि वो कुछ खास कहना चाह रही थी, मगर जैसे वो जानबूझकर इसकी जानिब इशारा नहीं दे रही थी, वो दानिस्ता इसके जिक्र से बचना चाह रही थी। हिरा का अंदाज दोस्ताना था और बातों में भी वो दोस्तानापन था, कोई काट या तंज नहीं था। क्या हो रहा है? हिरा कॉफी का कप इसकी सिंध पड़ाती हुई मुस्कुराई थी। अना जवाबन इस नरमी से मुस्कुराई थी। थैंक्स। कॉफी का कप थामते हुए दोस्ताना अंदाज में इसकी सिंध निगाह की गई थी। तुम्हें आसमान को देखना बहुत अच्छा लगता है? हिरा ने मुस्कुराते हुए पूछा था। अना मुस्कुराई थी। क्यों? हिरा ने वजह जाननी चाहिए। कोई बड़ी वजह नहीं है, दरअसल इसमें बहुत वुसअत होती है। तो तुम्हें ये वुसअत अच्छी लगती है? मुस्कुराते हुए इसकी सिंध देखा था। अना मुरव्वतन मुस्कुराई। शायद। फिर तो तुम्हें मोहब्बत भी बहुत अच्छी लगती होगी। सवाल गैर मुतवक्के था। मोहब्बत? अना किसी कदर चौंकी थी। मोहब्बत भी तो पुरवसत होती है, हिरा ने वजाहत दी थी। हाँ शायद। बहुत धीमे से मुस्कुराकर अना ने नजरें चुरा ली थी। शायद क्यों, यकीनन क्यों नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम श्योर नहीं हो? हिरा ने मुस्कुराते हुए पूछा था। पता नहीं, मैं कयास आराइयां करने की आदी नहीं हूँ। और मोहब्बत पर यकीन क्यों नहीं रखती हो? इसने जानना चाहा था। पुर यकीन होने की अभी नौबत नहीं आई। किसी कदर हंसी में उड़ाया गया था बात को। फिर इसकी सिंध देखा था। और तुम? सवालिया नजरों से देखा था। हिरा बहुत धीमे से हंसी थी। मैं क्या? तुम मोहब्बत पर यकीन रखती हो कि नहीं? अना ने सवाल किया था। पता नहीं, शायद मैं भी तुम्हारी तरह कयास आराइयां करने के कायल नहीं। अशिया की मेजरमेंट भी इसी वक्त मुमकिन होती है जब वो निगाह के सामने हो और अकल इन्हें तस्लीम करे। अना ने खामोशी से इसकी सिर्फ निगाह की थी, फिर कॉफी का सिप लेती हुई मुस्कुराई थी। इंटरेस्टिंग थीम लाइन अबाउट लव, कहते हुए दानिस्ता चेहरे का रुख को फेर गई थी। सोई नहीं तुम आज अभी तक? गालिबन तुम इतनी देर जागने की आदी नहीं हो। हिरा मुस्कुराई थी। तुमने पूछा नहीं, मैं ऐसा मुदल्लिल और ठोस जवाब क्यों दे रही हूँ? तुम बता दो। अना बहुत हौले से मुस्कुराई थी। हिरा इसकी सिमत देख रही थी, फिर निगाह झुका गई थी। शायद इसलिए कि मोहब्बत को मैंने देखा ही नहीं कभी, या फिर देखा भी है तो इसके रंग बहुत मुख्तलिफ लगे हैं मुझे। मुख्तलिफ इसलिए कि जो शय अपनी नहीं लगती वो पराई होती है, और पराई शय दिलकश हो तो भी जचती नहीं निगाह में। बहुत हौले से राय का इजहार किया गया था। शायद इसीलिए कि अंदर कहीं हसद उभरने लगता है कि वो शय जो दिलकश तरीन है, इस पर आपका रत्ती बराबर भी हक नहीं है, और जिस शय पर हक ना हो वहां की बेइख्तियारी बड़ी सताती है। मुस्कुराते हुए कॉफी का सिप ले रही थी वो। अना से देख कर रह गई थी, फिर बहुत हौले से कहने लगी थी। तुम ये बात कह सकती हो जबकि तुमने इस एहसास को शायद कभी बढ़ता ही नहीं। मैं जानती हूँ ये बात, बचपन से हम साथ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल जो शायद तुम्हें अच्छी लगे वो तुम्हें ना मिली हो, या वो तुम्हारी दस्तरस से दूर हो। कोई तज्जिया था या जाती राय? बात मुख्फी सी थी। हिरा हंसी थी। इंसानों और चीजों में बहुत फर्क होता है अना। इसको इख्तिलाफ हुआ था। हाँ, मगर तुम्हारे पास तो गालिबन मोहतरम आरिफ वक़ार खान भी हैं, जताया गया था। हाँ, पास हैं, मगर शायद साथ नहीं है। हिरा बहुत धीमे से लहजे में सरगोशी कर गई थी। अना ने इसे देखा था और देख कर रह गई थी। फिर दानिस्ता चेहरे का रुख मोड़ गई। कॉफी अच्छी बनाई है तुमने, थैंक्स। कदर तौक़ुफ़ से मुस्कुराई थी वो। मुझे किसी कदर तलब महसूस हो रही थी कॉफी की। अगर तुम ना आती तो मैं खुद बनाने पहुंच जाती। ठीक इसी तरह मेरा भी दिल चाह रहा था, हिरा ने धीमे लहजे में कहा था। अना मुस्कुराई थी। यानी हम दोनों का दिल एक लम्हे में एक साथ ही एक तरह की ख्वाहिशें कर रहा था शायद। हिरा जवाबन मुस्कुराई, अंदाज धीमा था। बगौर इसकी जानिब देख रही थी वो। अना लब भींच कर चेहरे का रुख फेर गई थी, फिर एकदम रिस्ट वॉच की तरफ निगाह की तो फौरन बोली, ओह बहुत वक्त हो गया, सुबह फिर देर से आंख खुलेगी। सॉरी, आई हैव टू लीव नाउ। माजरत तलब नजरों से इसकी सिम देखकर चलती हुई सीढ़ियां उतरती चली गई थी। हिरा वहीं खड़ी सी देखती रह गई थी। सना और कामरान की रस्में मंगनी थी
انا فارحہ کے ساتھ مل کر ثنا کے لیے جویلری منتخب کر رہی تھی جب عارف وقار خان ایک پیکٹ لا کر اس کے ہاتھ میں تھما گیا تھا اور خود چلتا ہوا نادیہ بھابھی کے پاس جا ٹھہرا تھا۔ انا کسی قدر حیرت سے پیکٹ کھول کر موتی اور موگرے کے تازہ پھولوں کے گجرے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ انا بہت خاموشی سے وہ پیکٹ دوبارہ واپس لپیٹ رہی تھی۔ ہیرا تبھی اس کے پاس آئی، وہ اسے پیکٹ تھما چکی تھی، یہ کہہ کر کہ عارف اس کے لیے لایا ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تبھی عارف اس کے پاس آن رکا تھا۔ انا خاموشی سے نگاہ اٹھا کر اس کی سمت دیکھ رہی تھی۔ عارف خان کا انداز کچھ نہ سمجھ میں آنے والا تھا۔ عارف مسکرا رہا تھا۔ چوائس بہت عمدہ ہے غالباً، آپ کی معمولی چیزیں تو بھاتی بھی مشکل سے ہیں۔ میں بھول گیا تھا، آپ تو امپورٹڈ اشیاء استعمال کرنے کی عادی ہیں، کبھی میڈ ان USA اور کبھی میڈ ان UK۔ یقیناً پھولوں کے گجروں پر ایسی کوئی مہر نہ تھی۔ طنز بہت خوب تھا مگر لبوں پر مسکراہٹ بدستور قائم تھی۔ انا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی مگر بولی کچھ نہیں۔ قریب کی نظر تو یقیناً آپ کی کمزور نہیں، افسوس پھر بھی آپ کو اچھی چیزیں نظر نہیں آتی۔ چلیں ہم چیزوں کی جگہ انسانوں کی بات کرتے ہیں۔ ان بیچارے میڈ ان پاکستان لوگوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ہر بار قریہ فال باہر والوں کے نام نکلتا ہے۔ عارف مسکراتے ہوئے شکوہ کر رہا تھا۔ انا نے خاموشی سے نگاہ پھیر لی تھی۔ سنا ہے اس بار بھی امیدوار باہر والے منتخب ہوئے ہیں۔ ایک طنز تھا۔ انا آگے بڑھنے لگی، تبھی بہت آہستگی سے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ انا نے پلٹ کر دیکھا، عارف بغور اس کی سمت دیکھ رہا تھا۔ کب تک انا، کب تک؟ انداز مدھم سرگوشی والا تھا۔ کب تک تم اپنے حصے کی خوشیاں بانٹتی رہو گی؟ انا نے ایک خاموش نگاہ اس پر کی تھی۔ عارف جیسے سلگ اٹھا تھا۔ جی چاہتا ہے انا ساری دنیا کو تہس نہس کر دوں، آگ لگا دوں اس دنیا کو، سارے روشن منظروں کو خاکستر کر دوں، کہیں کوئی رنگ نہ رہے، کہیں کوئی ضیاء نہ رہے، کہیں کوئی رانائی نہ ہو، کہیں کوئی تازگی نہ رہے۔ انداز ایسا اگریسو اور پوزیسو ضرور تھا مگر آواز اور لہجہ دھیما اور مدھم تھا۔ خاموشی سے اس کی سمت دیکھ رہی تھی وہ۔ ریلی بہت جلتا ہے جی، اس سارے روشن منظروں کی روشنی بھاتی نہیں ہے مجھے، یہ رنگوں بھرے نظارے الاؤ دہکاتے ہیں اندر کہیں، اور جلتے بجھتے منظروں میں دن رات سلگتے ہوئے مجھے کچھ نہیں بھاتا نا، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ بہت ہولے سے سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ نہیں بھاتی مجھے یہ تمہاری مروت، تمہاری یہ کرٹسی، تمہارے لبوں کا رسمی سا تبسم اور یہ آنکھوں کی عارضی چمک، سب دھوکا ہے، اور تم دھوکا دیے جا رہی ہو، خود کو بھی اور مجھے بھی۔ اسے جیسے شدید اعتراض تھا۔ کیا کروں میں تمہارا اناہت خان، تم پر تو میرا کوئی بھی بس نہیں چلتا، تم تو مجھے ہمیشہ بے بس کر دیتی ہو، مگر دل ہے کہ عجیب خواہشوں پر مائل ہے۔ لیکن جملہ ادھورا چھوڑ کر پرافسوس لہجے میں اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ تم پر کسی چیز کا کچھ اثر نہیں ہوتا، تم واقعی پتھر ہو چکی ہو، تمہاری حساسیات منجمد ہو گئی ہیں، دھڑکنیں جم گئی ہیں، اور حیرت ہے تمہیں اندازہ تک نہیں ہوا۔ بہت ہولے سے اس کے ہاتھ پر سے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی تھی۔ انا نے بہت آہستگی سے اپنا چہرہ پلٹا تھا اور پھر رخ پلٹ کر آگے بڑھ گئی تھی اور بنا اس کی سمت دیکھے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ عارف اسے چند ثانیوں تک دیکھتا رہا، پھر نگاہ پھیر گیا تھا۔ دادی جان کیا تلاش کر رہی ہیں آپ؟ انا جیسے ہی دادی جان کے روم میں داخل ہوئی، وہ اپنے بیڈ کی سائڈ ڈراور سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ کچھ خاص نہیں بچے، وہ بس چابیوں کا گچھا کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں اور اب مل نہیں رہا۔ تم یہ سب چھوڑو، آج میری جان کو میری یاد کیسے آ گئی؟ بہت بزی ہوتی ہو نا تم ان دنوں، کھانا کھانے تک کی بھی فرصت نہیں، اپنی دادی کے لیے بھی وقت نہیں۔ دادی جان نے بھرپور شکوہ کیا۔ آئی ایم سوری دادی جان، آپ جانتی ہیں نا نیا بزنس سیٹ اپ کر رہی ہوں تو تھوڑا سا بزی ہوتی ہوں، مگر آپ کے لیے تو ہمیشہ میرے پاس وقت ہی وقت ہے۔ آپ کو پتا ہے نا آپ میرے لیے کتنی اہم ہیں۔ انا نے سر ان کی گود میں رکھ دیا تھا۔ وہ جب بھی کسی مشکل میں ہوتی تو اس کا مخصوص انداز ہوتا تھا۔ وہ اس الجھن کو سلجھا نہیں پا رہی تھی اور اس حل کو تلاشنے میں ان کی مدد درکار تھی۔ اب بولو کیا ہوا ہے؟ دادی جان نے پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں تمہیں اچھی طرح سے جانتی ہوں، مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتی ہو تم، میں تمہیں اندر تک پڑھ لیتی ہوں، مجھ سے کچھ چھپا نہیں رہتا تمہارا، میں جان جاتی ہوں، ماں کی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا۔ اب بتاؤ کیا الجھن ہے، کیا بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا تھا۔ دادی جان میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی، یہ سب بہت جلدی ہو رہا ہے، میں ٹھیک سے کسی چیز پر بھی کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہی۔ شادی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے عمر بھر کے لیے،
और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मुझे कुछ वक्त चाहिए इन हालात को समझने के लिए। बहुत सी उलझनें हैं, मैं इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही। रिश्तों को परखने के लिए वक्त तो चाहिए होता है। मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती जिससे बाद में कोई पछतावा हो। मैं रिश्तों को बरतने में गुरेजबां तो नहीं हूँ, बस कुछ वक्त दरकार है। मैं ये सब आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं पापा का मान तोड़ना नहीं चाहती। इनके भरोसे को तोड़ नहीं सकती मैंने चाबियों का गुच्छा कहीं खो दिया है दादी जान। इसे तलाशने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। मैं अपनी तलाश का सफर करना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। इसका लहजा धीमा और पुरथकन था। मैं समझती हूँ मेरी बच्ची, तुम पर कोई दबाव नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। हमें तुम्हारे किसी भी फैसले पर कोई एतराज नहीं। ये सब कुछ जल्दी जरूर हो रहा है, मगर कुछ चीजें टाइम पर हो जाएं तो अच्छा लगता है। ये तुम्हारे पापा की नहीं, हमारी भी ख्वाहिश है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में अपने घर का होता देखें। तुम्हारी खुशियां भी बहुत अजीज हैं हमें। राहिल अच्छा लड़का है, मेरी इससे बात हुई है, मगर कोई दबाव नहीं है तुम पर। एक बार मिल लो इससे, इसे समझ लो, जान लो। अगर तुम्हें लगे कि ये वो इंसान है जो तुम्हें उम्र भर खुश रख सकता है, जो तुम्हारा ख्याल रख सकता है, जो तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, कोई जल्दी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ हर फैसले में। कोई फिक्र मत करो, अपने आप को वक्त दो, मगर अपने जहन पर दबाव मत डालो। वो लोग सना और कामरान की शादी में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे अहम है। तुम हमारी जान हो, ये हमेशा याद रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी गुत्थी को सुलझाते हुए खुद ही उलझ जाते हैं। जब सारे रास्ते कुंजल हो जाते हैं, हमें कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। इस वक्त हमें खुद को हालात के धारे पर छोड़ देना चाहिए। सो लेट्स गो विद द फ्लो। एवरीथिंग हैपन्स फॉर द रीजन। जो हुआ इसको भुला दो। जो होने जा रहा है इसमें अल्लाह ताला की रजा होगी। यकीन रखो, जब तुम्हारा यकीन कामिल होगा तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत क्यों हो सकता है। अल्लाह ताला अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा करते हैं। और याद रखो मेरी बच्ची, तुमने चाबियों का गुच्छा नहीं खोया। ये रिश्तों को निभाने में मोहब्बत की जरूरत होती है, जो दिलों के बंद किफल खोल देती है। और तुम्हारे पास गुण है, तुम दिलों को जीतने के फन से बखूबी वाकिफ हो। तुम्हारा दिल सच्चा है और मोहब्बत से लबरेज है। तुम सबके लिए अच्छा सोचती हो, सबका भला करती हो, सबका ख्याल रखती हो। और तुम्हारे पास वो इस्म है जिसके तिलिस्म से कोई भेद नहीं रहता। एक विर्द होता है खुलजा सिमसिम, एक मंत्र है मोहब्बत का जो दिलों को छू लेता है। तुम इस बात का यकीन रखो, जो तुम्हारे लिए बना है, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है, वो तुम्हें जरूर मिलेगा। चाहे लाख रुकावटें आए, हजारों बंद बांधो, कदगन लगाओ, मगर तुम इसको रोक नहीं सकती, और ना कोई और। बस अब सारी फिक्रों को मुझे सौंप दो और खुद बेफिक्र हो जाओ। इन्होंने अना के गाल पर हाथ फेरा और वो मुस्कुरा दी थी। जाने कब वो बातें सुनते, इनकी गोद में सर रखे हुए, अपनी फिक्रों को इनके हवाले करके खुद पुरसुकून अंदाज में इनकी गोद में सर रखे सो चुकी थी। अना अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। दादी जान के लफ्जों ने जैसे इसके अंदर एक नई हिम्मत भर दी थी। वो सारा दिन बहुत अच्छा रहा था उसका। इसने सोचा अब वो आहत खान के कमरे में आ गई थी। वो मुताला कर रहे थे। अना इनके लिए कॉफी का कप ट्रे में रखे इनके कमरे में दाखिल हुई थी। पापा, आपकी कॉफी। कप इनकी तरफ बढ़ाया गया था। जी बेटे। मुस्कुराते हुए किताब उठाकर एक तरफ रख दी उन्होंने और उठ बैठे थे और ट्रे से कप उठा लिया था। आप लेटे रहें, अना धीमे से मुस्कुराई थी। लाइए, मैं आपके कंधे दबा दूं, आप थक गए होंगे ना। अरे नहीं बेटे, इसकी जरूरत नहीं। मेरी सारी थकन तो अपनी प्यारी बेटी को देख कर ही उतर गई, और इस पर सोने पर सुहागा मेरी बेटी के हाथों की बनी हुई कॉफी। और वैसे भी बेटा, इस उम्र में अब थकन ज्यादा नहीं रही। मुस्कुराते हुए, शायद कुछ बूढ़ा हो गया हूँ मैं, जल्द थक जाता हूँ ना। कोई भी नहीं, आप बूढ़े तो नहीं हुए। मेरे पापा अभी भी यंग हैं, और आप ज्यादा काम मत किया कीजिए। मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। हर शय अहम है, मगर आपसे अहम नहीं पापा। बस अब आप अपनी फिक्र मुझे सौंप दीजिए और बेफिक्र हो जाइए। वो धीमे से मुस्कुराई थी। जिसकी इतनी समझदार और बहादुर बेटी हो, इसको फिक्र करने की क्या जरूरत है। वो धीमे से मुस्कुराए थे। कैसा जा रहा है आपका बिजनेस सेटअप? आपको कोई मुश्किल तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो आप बिला झिझक किसी भी वक्त मुझसे डिस्कस कर सकती हो, या चाहें तो आरिफ से मशवरा ले सकती हैं। बहुत ही होनहार बच्चा है,
बहुत जल्द इसने सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लिया है। भतीजे की तारीफ कर रहे थे वो। जी पापा, सब ठीक जा रहा है। ऑफ कोर्स मैं आपसे जरूर पूछूंगी अगर कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो। वो बहुत धीमे से मुस्कुराई थी। अंदाज पुरउलझन था, जैसे वो कुछ कहना चाहती थी मगर हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आपको कुछ कहना है बेटे? एनी प्रॉब्लम? वो जानते थे कोई बात तो है जो इसे परेशान कर रही है। जी पापा, वो मैं कहना चाहती थी, वो नजरें झुकाकर उलझन से कह रही थी। वो रुकी थी, बात मुकम्मल नहीं की थी। अना बेटा बोलो, क्या बात है? आहत खान के लहजे में तशवीश थी। सर उठाकर अना ने बाप की तरफ देखा था। बाबा, मुझे वो प्रपोजल कबूल है, बहुत धीमे लहजे में कहा था उसने। चंद सानियों तक आहत खान इसी तरह देखते रहे थे, फिर बहुत हौले से इसके सर पर शफकत से हाथ रखा था। आपने ये फैसला वाकई दिल से लिया है? इन्होंने शफकत से पूछा था। जी पापा, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, बहुत मध्यम लहजे में कहा था। सर इस बात में हिला गई थी। आहत खान चंद सानियों तक खामोश रहे थे, फिर बहुत आहिस्तगी से गोया हुए थे। बेटा, कभी कभी खुदबंदी से किए गए फैसले किसी कदर मुश्किल और पेचीदा जरूर होते हैं, मगर इनसे बहुत सी राहें हमवार हो जाती हैं। जी पापा, मैं जानती हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनकी तायद कर रही थी वो। मगर बेटा, मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि आप सोच लो, समझ लो, जितना चाहो वक्त लो, कोई जरूरत नहीं है जल्दी करने की। जिंदगी भर के फैसलों के लिए कभी कभी सारी जिंदगी भी बहुत कलील मुद्दत साबित होती है। लम्हा भर में किए गए फैसले मौसर साबित होने का एहतमाल ज्यादा बढ़ जाता है बेटा। वो नहीं चाहते थे कि वो दबाव में कोई फैसला करे। अना ने कुछ नहीं कहा था, वो खामोशी से सर झुकाए हुई थी। हमने अपनी जिंदगी जी ली है, जिंदगी तुम्हें गुजारना है बेटा। इतनी अफरा तफरी की जरूरत नहीं है। राहिल अहमद आ जाए, तुम इससे मिल लो, फिर कोई फैसला लेना तो ज्यादा मुनासिब होगा। इसकी जरूरत नहीं है पापा, मैंने सोच समझ कर फैसला लिया है। अना बहुत मध्यम लहजे में कह रही थी। आहत खान इसे देख कर रह गए थे। इसने सर उठाकर बाप की तरफ देखा था। जी पापा, मैंने ये फैसला पूरी अकल और खुदमंदी से लिया है और मुझे इस पर कोई खदशा नहीं है। इसने यकीन दहानी करवाई थी। आहत खान ने खामोशी से बेटी की तरफ देखा था। सब कजिन्स एक कमरे में जमा थे और अना को इस प्रपोजल के सेलेक्ट करने पर हैरत का इजहार कर रहे थे। सब जवाब जानना चाह रहे थे मगर अना कोई वजाहत नहीं दे रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा ना, तुमने इतनी जल्दी फैसला कैसे ले लिया? फारिहा ने हैरत से इजहार किया था। इससे बड़ी हिमाकत शायद तुम सारी जिंदगी में पहले कभी नहीं कर सकी होगी। कामरान ने भी हिस्सा लिया था। अपनी अना बहुत एडवेंचरस है, खतरात से खेलकर इसे बहुत मजा आता है। सना ने तंज किया था। एक के बाद एक खतरनाक तरीन इक़दामात उठाना गालिबन इसका महबूब तरीन मशगला है। अना, मुझे तुमसे ऐसी हिमाकत की उम्मीद दोबारा नहीं थी। क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम किसी हिस्ट्री को रिपीट कर रही हो? ऐसे फजूल फैसले को हिमाकत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अली ने भरपूर तज्जिया किया था मगर इसके लहजे में अना के लिए कंसर्न था। तुम जिस शख्स से मिली तक नहीं हो, जिसे तुमने देखा तक नहीं है, इसके मुताल्लिक तुम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हो? तुम क्या जानती हो इसके बारे में? एक मालदार शख्स है, लंदन में रहता है, बिजनेसमैन है, चचा जान के दोस्त का बेटा है। इसके अलावा और क्या अना? क्या समझती हो तुम? क्या कोई फैसला लेने के लिए क्या ये फकत काफी चीजें होती हैं? और फैसला भी कैसा? एक उम्र का। तुमने कैसे जान लिया ना कि उम्र भर के फैसले यूं 2 घड़ियों में हो सकते हैं? कामी को बहुत बुरा लगा था क्योंकि वो इसे अपनी बहन की तरह समझता था, इसका खैर ख्वाह था। तुम्हें ये समझना जरूरी है अना कि तुम किसी फैशन आउटलेट पर खड़ी कपड़ों की शॉपिंग नहीं कर रही हो कि देखा और सरसरी सा जायजा लिया और खरीद लिया। जिंदगी में पर हिमाकत फैसले लेने का मतलब है आप अपनी लाइफ को पैक कर रहे हैं सारी जिंदगी के लिए। अजीबो गरीब लड़की है ये, इसे कुछ समझाना फजूल है। अपनी मनमानी करने की आदत है इसे। फहद हसन की बार भी इसने ऐसा ही किया था। इसने जो किया वो इतनी जल्दी भुलाने वाला नहीं और नतीजा हम सबके सामने है। हसन को भी बुरा लगा था बहुत। वो इसके फैसले को नादानी समझ रहा था। खैर वो तो बात थी, जो हो चुका सो हो चुका। हम इसके मुताल्लिक बात नहीं कर रहे। जो हो रहा है या होने जा रहा है हम इस पर बासपुरस कर रहे हैं। अली ने बात को संभाला था। हिरा खामोशी से देख रही थी। अना सर झुकाए बैठी थी जैसे वो यहाँ मौजूद ही नहीं थी। अना, हम सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी खैरख्वाही चाहते हैं। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? ठीक है, तुम कोई भी फैसला कर लो मगर वो तसल्ली बख्श भी तो हो।
علی اور کامران ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب تم نے راحیل احمد کو دیکھا تک نہیں، اسے جانا تک نہیں، پھر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہو تم جانتی ہو اس کا مزاج کیسا ہے، کیسا سوچتا ہے، وہ کیسا دکھائی دیتا ہے، اس کی مینٹالٹی کیسی ہے، اس کی ہیبٹس کیا ہیں، اس کے لیے تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ فاریہ ٹھیک کہہ رہی تھی، انا تمہارا یہ فیصلہ واقعی مجھے کوئی فرار لگ رہا ہے، پتہ نہیں تمہیں کس بات سے خوف ہے؟ ثنا نے سوال داغا تھا۔ انا بہت ہولے سے اٹھی اور چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل جانا چاہتی تھی، تبھی عارف اس کے سامنے آن رکا تھا۔ انا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر خاموشی سے چہرے کا رخ بہت بے تاثر انداز میں موڑ گئی تھی۔ عارف نے بغور اس کی سمت دیکھا، پھر یکدم اس کا ہاتھ بہت اگریسو انداز میں تھاما تھا اور کھینچتا ہوا اپنی گاڑی کی سمت لے جا رہا تھا۔